हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 166 क्लास के अंदर एंड टू डेज 20 मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हमारा लास्ट डे है रमज़ान का। आई होप कि आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पूरा रमज़ान जो है हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस वो कंटिन्यू रहा है। जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर आफ्टर ईद अपनी प्रिपरेशन को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इन लेक्चर से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको वॉच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं लेक्चर को, आप चीज़ों को नोट डाउन लाजमी करते जाइएगा और उसके साथ साथ आप डेट भी लाजमी डालते जाइएगा। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को कवर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है, चीज़ों को नोट लाजमी करना है। देखिए, हमारा पर्पज़ एक ही है कि आपके एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर इन्हेंस करना है, उसको डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि हम यहाँ पर एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जो किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आपका इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद गवर्नेंस के ऊपर, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स हैं, उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर एट द सेम टाइम 5 to 6 टॉपिक्स में कवर करते हैं। आप इस तरह समझ लें कि इन 5 टॉपिक्स में जो हम मल्टीफेरियस आइडियाज़ को पिक भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और आपस में कनेक्ट भी करते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप जब मेन एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो मेन एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वहां पर भी तो आप मल्टीफेरियस आइडियाज को पिक करने की कोशिश करते हैं, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जब आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके एनालिटिकल अप्रोच यहां पर डेली बेसिस के ऊपर आपके इनहेंस हो रही है, तो ये आपको मेन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदा दे। आप ऐसे समझ लें कि आपका डेली बेसिस के ऊपर एक करंट अफेयर का पेपर आप डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। चाहे उसके अंदर एक आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, चाहे 2 आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, तीन आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम मेन एग्जाम के अंदर तो बहुत सारे आर्गूमेंट्स को पिक करते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हम देते हैं। लेकिन आप यहां पर डेली बेसिस के ऊपर अपनी हैबिट बनाएं, ताकि आपके जो है वो कह ले कि एक आदत बन जाए कि आप मेन एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सके। और नोट्स मेकिंग तो आपकी हो ही रही है जी। हाँ, करंट अफेयर है, वो सिर्फ करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा, वो आपका पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है। आईआर का पेपर है, एसए का पेपर है, इस्लामिक स्टडी का पेपर है, पोल साइंस का है, जेंडर का है, हर जगह पे जो है वो कह ले अपना रोल प्ले कर रहा है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह के दे रहा है, वो भी कंटेम्परेरी सिनेरियो के साथ रिलेट करके दे रहा है, ठीक है। तो अब आप डेली बेसिस के ऊपर चीजें नोट करते जाए। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यह मसला आ रहा है कि सर हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कोई तो कहता है कि 1 या 2 आर्टिकल्स डिस्कस किया करें। तो भाई 1-2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो छूट जाएंगे। इसका मतलब है आपका लो प्रोसेस है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत लो है, आपका आईक्यू लेवल, जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी वो नहीं है, ठीक है। बी पॉजिटिव होकर सोचें। जब आप डेली बेसिस के ऊपर 5 to 6 टॉपिक्स को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, डिफरेंट एंगल से आप डिस्कशन सुन रहे हैं, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। अब इश्यू जो आ रहा है ना, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, उनका क्या सोल्यूशन है? सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने क्या करना है, कोई पेजेस ले लेना है या अपनी नोटबुक ले लेनी है। आपने क्या करना है, टॉपिक्स को लिख लेना है, सेग्रीगेट करके अलग अलग टॉपिक लिख लेना है। इकोनॉमी का अलग बना लें, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का पेजेस लाजमी बनाए, उसके नोट्स लाजमी बनाने, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आता है, कोई एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है, फॉर एग्जांपल कोई मिलिया लोधी साहिबा ने कुछ बात की है, यहाँ पर कोई रेमेडीज है, कोई सजेशंस है, या इशरत हुसैन साहब ने इकोनॉमी के रिलेटेड कोई बात की है, ठीक है। तो वो अपनी नोट कर सकते हैं। अब वो डेवलपमेंट्स क्या होती है वहां पर, ये इंपॉर्टेंट, उसके अंदर फैक्ट एंड फिगर होंगे, आपके स्टैट्स होंगे,
कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगी जो किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं, कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, रूट कॉजेज हो सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका कोई जो है हमारे पास रेमेडीज भी हो सकती हैं, कोई रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, कुछ सजेशंस हो सकती है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इस तरह जो है आपका एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और जो डर है ना आपके अंदर, जो फियर है कि सर हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, इस तरह जब देखें 1 2 3 दिन 4 दिन सुनने से आपका जो है ये कह लें कि फियर खत्म नहीं होगा। आपको इसकी अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। देखें 1 घंटा है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, एवरेज की बात है। 1 घंटा आप अगर डॉन न्यूज़पेपर के एनालिसिस को दें तो मोर देन इनफ है। आपके करंट अफेयर वाला जो फियर है, जो आप बाद में आर्टिकल्स ढूंढते फिरेंगे, रिसर्च आर्टिकल्स, मैगजीन्स, वो आपको नहीं ढूंढने पड़ेंगे जब आप डेली बेसिस के ऊपर चीजों को कवर। आप ऐसा समझे कि आप डेली बेसिस के ऊपर एक करंट अफेयर के पेपर को आप डिकोड कर रहे हैं बैठ के, बस। इसके अलावा बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाजमी डिकोड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और मैं डेली बेसिस के ऊपर एक चीज आपको क्लियर भी कर रहा हूं, पर आपने फिलोसफिकल या लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करें। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आप मल्टीफेरियस आइडियाज को पिक करेंगे, ठीक है, एक टॉपिक को आप डिफरेंट एंगल से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी। तो जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी तो फिर जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो भी यहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के। जितनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के आइडियाज जल्दी जल्दी पिक हो रहे होंगे, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। जो आइडियाज अगर आपको स्लो पिक हो रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है, तो देन फिर आपको काम करने की जरूरत है ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, ठीक है, ताकि देन जो है आपकी राइटिंग स्पीड यहां पर बढ़ सकती है। तो आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है, देखिए हम डेली बेसिस के ऊपर इसलिए स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं ताकि एक तो आपके जो है यहाँ पर जो फियर है वो खत्म हो जाए, दूसरा हमारा जो एसए का पेपर है, चाहे सीएसएस का है, पीएमएस का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये स्टेटमेंट। आज की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैकियावेली कहते हैं कि वेयर द विलिंगनेस इज ग्रेट, जहां पर काम करने की लगन बहुत ज्यादा हो तो वहां पर क्या होता है, द डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट, वहां पर मुश्किलात बड़ी नहीं होती। आप यह समझ लें कि यह कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर काम करने की लगन है, काम करने का पैशन है, तो चाहे बड़ी से बड़ी भी डिफिकल्टीज आ जाए, मुश्किलात आ जाए, फिर भी आप उनको अबूर कर लेंगे, पार कर लेंगे उनको। हिस्टोरिकली अगर उठाकर देखें, अब एग्जाम्पल कहां से लेनी है ये सोचे। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो रिलीजन से आप ले सकते हैं, रिलीजियस यहां पर रेफरेंस या आर्गुमेंट ले सकते हैं, आप पर्सनैलिटी को ले सकते हैं कि किस तरह यहां पर उन लोगों ने डिफिकल्टीज का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया और अपने गोल्स को अचीव किया, ठीक है। तो वहां पर कोई भी कह ले के गोल्स या कह ले के बगैर अगर आप डिफिकल्टीज फेस नहीं कर सकते तो आप नहीं हासिल कर सकते। तो होता है क्या कि बहुत सारे मुश्किलात फेस करना पड़ती है, कोई भी काम कर ले आज के दौर में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और ये रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप काम करें। देखिए अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें इसलिए जो है इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि देखें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगी, आपकी सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगी, आपकी थर्ड नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, और आपकी जाकर पीएमएस की क्लियर हो जाती है, तो पीएमएस में आपकी एलोकेशन हो जाती है। तो आपने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, डिफिकल्टीज आने वाली। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट कहां से ले सकते हैं आप, यहां पर डिस्कवरी से लेकर, साइंस एंड डिस्कवरी से ले सकते हैं आप, थॉमस एडिसन को ले सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले सकते हैं, कोई भी आप यहां पर जो है वो कह लें कि साइंटिस्ट को ऐड कर सकते हैं, किस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना किया फिर भी जो अपने गोल्स को अचीव कर लिया। इसी तरह जो है अगर आप बात करें यहां पर कोई फिलोसफर्स है, कोई राइटर्स हैं, कोई लिटरेचर से आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, तो ये आप क्या होगा, आर्गुमेंट आपके बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो जहां पर अगर विलिंगनेस नहीं है तो वहां पर फिर क्या होगा, फिर आपको जो है वो कह ले के फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। देखिए फेलियर्स का तो हर किसी को सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, यही वो मुश्किलात है जिसको वो पार करता है। लेकिन कुछ को लोग क्या होता है, वो जो है हिम्मत हार जाते हैं, ये चीज बेसिकली। अब जो है ना वो एस्पिरेंट्स की बात करते हैं। देखिए मैं डेली बेसिस के ऊपर एस्पिरेंट्स को लाजमी जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं चीजों को कि आपने आर्गुमेंट्स किस तरह बिल्ड करने हैं। अब क्या है कि डिफिकल्टीज,
देखिए सीएसएस के अंदर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपके आइडियाज बिल्ड नहीं हो रहे, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही है, आपकी रीडिंग स्किल नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल नहीं है, आपके पास मटेरियल जो है वो सोर्स अगर नहीं है, बैकवर्ड जिस तरह में डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है, कोई लोग जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर पाते कि फैमिली प्रेशर्स है, यहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और सीएसएस का टोटल अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी है यहां पर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं फर्स्ट ईयर में इसको निकाल लूंगा, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है, हजारों में एक आध स्टूडेंट या दो ऐसे होते हैं जो निकाल लेते हैं, जिनके अंदर डेडिकेशन होती है, पैशन होता है काम करने का, प्रिजर्वेंस होती है, जिनके आइडियाज क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉलेज है, लैंग्वेज अच्छी है, वो लिखना जानते हैं, वो पढ़ना जानते हैं, तो देन वो निकाल भी लेते हैं। और ये भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक चीज बता दूं मैं यहां पर, लेकिन क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। और यही चीज है कि वेयर विलिंगनेस इज ग्रेट द डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट, यही चीज बेसिकली कही जा रही है। और मैकियावेली ने बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट कही है, ये आपको इंकरेज करने के लिए भी है, और अगर देखा जाए तो हमारे एसए के पेपर के अंदर किस तरह इसको डिकोड किया जाता है, तो वो भी हमने देखा कि इसके आर्गुमेंट्स किस तरह लेकर आने हैं। तो आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इंपोर्टेंट हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी है, इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, आपको पता है कि अभी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और आज कितने दिन हो चुके हैं, 21 डेज हो चुके हैं वॉर को स्टार्ट हुए यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में। अब डेली बेसिस के ऊपर हम डेवलपमेंट्स को कवर कर रहे हैं। अब ये वॉर से हम स्टार्ट नहीं कर रहे कि इसको जो है ना शुरू किया हमने इसको कवर करना, बल्कि हमने जो है दिसंबर के अंदर जब यहां पर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट एस्केलेट हुए थे, उस वक्त से जो है हम चीजों को कवर करते आ रहे हैं। पैलेस्टाइन और इजराइल का तो मामला हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर ही रहे थे कि यूएनओ की तरफ से क्या कहा गया, बोपी बनाया गया, पाकिस्तान का क्या रोल है, इस्लामिक स्टेट्स का क्या रोल है, सारी चीजें हमने डिस्कस की। देन हम वॉर को लेकर भी एक एक चीजों को डिस्कस करते आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर कि पाकिस्तान का क्या स्टांस रहा है, गल्फ स्टेट्स की तरफ से है, उसके बाद अगर देखा जाए ईरान ने क्या किया, यूएसए और इजराइल की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स देखने को मिली, रशिया चाइना की तरफ से क्या देखने को मिली, ए टू जी चीजें, लॉ क्या कहता है, ए टू जी चीजें जो है हम डेली बेसिस के ऊपर कवर करते आ रहे हैं। एनालिसिस भी हमने डिफरेंट एंगल से किया, कह ले कि बहुत सारे एक्सपर्ट ने क्या कहा, सारी चीजें ऐड की। तो हम डेली बेसिस के ऊपर जो है ना ये चीज जो ईरान वाला मामला, अभी देखे वॉर, ये हॉट टॉपिक है, ये एक हॉट फ्लैश पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। इसके अंदर एक एक डेवलपमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक चीज को नहीं छोड़ सकते। अभी जो लोग यहां पर देखे 28 फेब से जो वॉर स्टार्ट हुई है, जो लेक्चर नहीं लिए तो वो जाकर अपने लेक्चर लें यहां पर, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर चीजें सारी कवर हो जाएंगी और आप अपनी नोट्स मेकिंग करते जाएं, ताकि आपको जो मसला आ रहा है ना 28 जो फेब से जो वॉर स्टार्ट हुई, यार आप ढूंढते फिरेंगे आर्टिकल्स और मैगजीन्स, वो फिर चीजें नहीं मिलेंगी। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पूरा अपना डेली बेसिस के ऊपर कवर कर सकते हैं, ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, आपके बेसिक्स यहां पर कवर हो जाएंगे। बाद में जब आप कोई आर्टिकल पढ़ें और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ही ना हो, फिर आप क्या करेंगे, एक्सपर्ट की यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स है वो अपना पड़े, फिर प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो है हमारे पास आज डिस्कशन रहने वाली ईरान वाला मामला, इसको डिस्कस करेंगे कि ईरान एस्केलेशन डोमिनेंस, ईरान इजराइल यूएसए और वॉर इन द फॉग, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक ओवरव्यू भी है पूरा, और कोई जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है, देखे मैंने पहले भी कहा 28 फेब से जो है आप अपना न्यूज का जितना भी एनालिसिस है वो आप न्यूज़पेपर का ले सकते हैं, ताकि आपके जितने भी डेवलपमेंट्स हुई है वो कवर हो जाए, ठीक है। इस सेकंड हमारे पास रहेगा डिमिनिशिंग ओडीए एंड मोर। ओडीए का मतलब होता है ओवरसीज डेवलपमेंट असेसमेंट की बात की जा रही है यहां पर। शिफ्टिंग टाइड्स द रिट्रीट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ, ओडीए बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फिर हम जो है एनालिसिस का जो है आर्टिकल के अंदर जाके करने वाले हैं। देखें ट्रंप की फर्स्ट टर्म आती है तो वो क्या करता है, 2020 के अंदर एप्लीकेशन देता है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। फिर क्या आता है यहां पर जो बाइडेन कहता है भाई हम विड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, उसको वापस ले लिया। अब फिर क्या हुआ, यहां पर ट्रंप की गवर्नमेंट आती है और उसको फिर क्या होता है, यहां पर विड्रॉ कर लिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब इसका एनालिसिस करेंगे आगे। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है पाकिस्तान मिसाइल्स सिग्निफिकेंट थ्रेट टू यूएस, गबार्ड यूएसए इंटेलिजेंस असेस पाकिस्तान मिसाइल कैपेबिलिटीज। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, कल हमने बात की थी कि यहां पर नेक्स्ट डे अगर कोई आर्टिकल आता, हालांकि ये जो आर्टिकल है, ये एक चीज मैं बता दूं, ये प्रीवियस जो है वो कह ले के
हमारे डॉन न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फर्स्ट पेज के ऊपर आप देखेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया कि नेक्स्ट डे जो है अगर कोई अच्छी यहाँ पर ओपिनियन आ जाती है, कोई एडिटोरियल आर्टिकल आ जाता है, तो देन जो हम इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन ये अभी जो है नेक्स्ट फ्यूचर में ये डिबेट और ये जो हमें डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, ये अब आप डेली बेसिस को सुनने को मिलेगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अंदर भी चेंजेस होंगे, एनालिसिस होगा, उसको कनेक्ट किया होगा किसी ना किसी चीज के साथ। तो इसलिए तो इसके अंदर जो है यहाँ पर तुलसी गबार्ड जो हमें यहाँ पर जो यूएसए नेशनल इंटेलिजेंस के हमें यहाँ पर चीफ नजर आती हैं यहाँ पर सरबराह, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है ना यूएसए इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है, तो उसको भी देखेंगे, उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अंदर बाकी भी रशिया, यहाँ पर चाइना, ईरान, इनके भी नाम है यहाँ पर। तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देखने को मिला कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो बढ़ा रहा है, ये भी यूएसए के जो है वो कह ले कि कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉस हो सकता है, ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर जो काउंटर आर्गूमेंट भी मिला कि पाकिस्तान सिर्फ डेटरेंस के लिए कर रहा है, किसी को कोई लॉस नहीं पहुंचा रहा, पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी है, ये चीज बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। तो ये है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पर क्या है, जर्मनी वुड हैव एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉर ऑन ईरान एंड सेज मर्ज। अब यहां पर जो फ्रेडरिक मर्ज हमें नजर आता है वाइस चांसलर। देखिए थ्रू आउट अगर देखा जाए ना, ये 2026 ईयर जो हमारा रहने वाला, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहने वाली, एक तो सबसे पहले मार्क कार्नी जो हमें देखने को मिलेंगे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, फ्रेडरिक मर्ज जो वाइस चांसलर है जर्मनी के, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जो यहाँ पर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई, वहां पर जो यहाँ पर डिबेट होने को मिली, मार्क रूबियो है, डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये जितने भी है इनकी जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब यहाँ पर जो फ्रेडरिक मर्ज है जो वाइस चांसलर है, जो हमें चांसलर नजर आते हैं जर्मनी के, उन्होंने क्या कहा, इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स जर्मनी एंड स्वीडन ऑन द मिड ईस्ट, जो यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। जर्मनी एक तरफ तो कहता है कि हम जो है इसके अंदर हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि यहाँ पर यूएसए ने हमारे साथ कंसल्टेशन नहीं की। आपको भी पता है कि जर्मनी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, ठीक है। अब यूरोप के अंदर दो ही स्टेट जो है हमें यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेट देखने को मिलती है, एक फ्रांस है और सेकंड आपका क्या है, यूके, ठीक है। तो इनको वन बाय वन डिकोड करते हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास क्या रहने वाले, वोकैब, और वोकैब को हम लाजमी डिकोड करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। देखें वोकैब आप अपना एक वोकैब बैंक बनाए, जिस तरह बैलेंस बैंक बैलेंस बनाते हैं, इस तरह वोकैब भी बनाना चाहिए। मैं डेली बेसिस के ऊपर एक चीज तो ये बार बार कह ही रहा हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहती है, क्योंकि इसलिए कि देखें जब आप मेन एग्जाम के अंदर बैठे हैं या राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या कर सके, अपने जो टॉपिक के रिलेटेड, जब आपके पास वोकैब अच्छी होगी तो आप टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, कि पॉजिटिव सेंस में कौन सा यूज हो रहा है, नेगेटिव सेंस में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, टॉपिक के रिलेटेड जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज, वर्ड्स कौन से, वो आप पिक कर सकते हैं जब आपके पास बहुत सारी वोकैब होगी। तो इससे होगा क्या, ये तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, दूसरा आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। फिर अगर बात की जाए तीसरी, तो आपकी स्टेटमेंट मोल्ड करके जो बताया जा रहा है वो मोल्ड करके लिख सकते हैं। फिर जो रेपिटेशन वाला मामला आता है, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज कह सकते हैं यहाँ पर, रेपिटेशन ऑफ आर्गुमेंट्स या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, जो बार बार आपको ये इशू फेस करना पड़ता है, वो भी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेटोनमी वाला मैटर भी ठीक हो जाएगा, आपका डिस्कोर्स है, कोरस, क्वेश्चन, सारी चीजें। तो वोकैब इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी इनहांस किया करें। अब चलते हैं ईरान एस्केलेशन डोमिनेंस। इसके अंदर 6 पॉइंट्स है, मैं उसको जो पहले 6 पॉइंट्स बता देता हूं, देन उसके ऊपर जो है हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स। सेकंड हमारे पास है गल्फ स्टेट्स ऑन द ब्रिंक। थर्ड हमारे पास है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर क्या है। फोर्थ नंबर पर है हिजबुल्लाह रिसर्जेंस की बात करेंगे। फिफ्थ नंबर पर क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, ट्रम्प्स पॉलिटिकल कैलकुलस। अब 6 पॉइंट्स को हम यहां पर वन बाय वन जो है डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको यहां पर चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देखिए 28 फेब से तो आपकी जो है वॉर स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो है टॉप लीडरशिप को जो यहाँ पर असैसिनेट किया गया, इजराइल स्ट्राइक की तरफ से, यूएसए की तरफ से यहाँ पर, और ट्रंप की तरफ से ओपन स्टेटमेंट भी है, आपको सारा पता है। अयातुल्लाह खamenei देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर अली लारजानी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट लीडर जो है वो समझे जा रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर असैसिनेट कर दिए। अब देखें
एक चीज तो ये नजर आ रही है कि वॉर के अंदर जो है ना वो एक आइडियोलॉजिकल और सिविलाइजेशनल या उसको रिलीजियस के साथ भी जो है वो कनेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। अब इजराइल की तरफ से ग्रेटर इजराइल वाला मामला भी है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर पूरी। लेकिन बात करने वाले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर, ठीक है। अब बार बार क्या चीजों को वही रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि अब डेली बेसिस के ऊपर तो हम नई चीजों को ऐड करते हैं। तो हमारे जो जनरल डिस्कशन रहेगी यहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ईरान की तरफ से जो है ना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब देखें ईरान इसलिए प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि ताकि इस मामले को यहां पर सॉर्ट आउट किया जा सके। अब दूसरी तरफ जब यहां पर वॉर स्टार्ट हुई तो एक तरफ तो यहां पर जेनेवा के अंदर टॉक्स चल रही थी, ठीक है। दूसरी तरफ जो है यहां पर क्या किया गया, वॉर की प्रिपरेशन की गई और टारगेट्स किया गया 28 फेब को। अब ईरान ने क्या किया कि जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के उसके ऊपर अटैक किया। तो इससे क्या हुआ कि ग्लोबल जो ऑयल और गैस के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, एकदम से प्राइसेस बढ़ गई आपकी। अब प्राइसेस आपको पता ही है कि 100 जो डॉलर टू कितने 150 तक जो डॉलर देखने को मिल रही पर बैरल, इसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। यूरोप के अंदर देखें एकदम से 50% जो है वो गैसेस की प्राइसेस यहां पर बढ़ गई। अब कतर के अंदर एलएनजी या देख लें एलपीजी गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ यहां पर उसके ऊपर भी अटैक किया गया, तो वो सारी प्रोडक्शन उन्होंने रोक दी। तो अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर फिर जो है ईरान की तरफ से आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है यहां पर जो देखने को मिल रहा है हमें नॉर्थ डोम के अंदर इजराइल के अंदर, उसको भी टारगेट किया गया। लेकिन यहां पर जो है ना इजराइल और की तरफ से जो अटैक्स किए गए ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर और ऑयल गैस के ऊपर, गैस रिफाइनरीज जितने उनके ऊपर, देखें अब जो है ना यहां पर मामला कुछ और नजर आ रहा है। देखें अब यूएसए क्या कह रहा है, ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने इजराइल को नहीं कहा कि आप जो है इसके ऊपर अटैक करें, जो अभी रिसेंटली किया गया इसके ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर देखने को मिला। तो इजराइल की तरफ से कहा गया भाई आपको पहले बताया था हम करने वाले, तो ये चीज भी है। तो बाद में फिर क्या किया गया कि यूएसए की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ईरान जो है जितने भी ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर अटैक करता है तो सवेरे इसको स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ेगा। और अब यह है कि उसको बोला कि इजराइल को भी जो है यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल एंड गैस के ऊपर मत जो है वो कह लें कि अटैक्स करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये आप जो है ना ये समझ लें कि अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह यहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं तबाह हो जाएंगे, तो पूरा सिस्टम आपका किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, यहां पर ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, ठीक है। तो जब आप ऑयल एंड गैस ही सारे यहां पर जो है वो कह ले कि जितनी भी प्रोडक्शन है वो सारी अगर यहां पर डैमेज कर दी जाए या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जितना भी है स्ट्राइक्स के तरह जो भी की जा रही है उसकी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट अभी से आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। तो अब जो है ना टोटली जो अटैक्स किया जा रहा है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो ईरान की तरफ से कहा गया भाई हम जो है यहां पर बार बार जो है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक करेंगे। अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितना भी गल्फ स्टेट्स के अंदर है बेसिकली यूएसए मिलिट्री बेसिस है, तो मिलिट्री बेसिस को यहां पर टारगेट करने के लिए हमें अटैक करना पड़ता है। तो ये चीजें ऑलरेडी जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। आप सिर्फ 28 फेब से अगर आप लेक्चर स्टार्ट करें अपने तो आपको पता चलेगा, चीजें आपको कवर हो जाएंगी सारी। तो अब देखें यहां पर अब जो है सबसे बड़ा इश्यू जो बन रहा है सिर्फ ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा लॉस है। सेकंड हमारे पास है गल्फ स्टेट्स ऑन द ब्रिंक। अब होस्ट नेशंस टू 50,000 यूएस ट्रूप्स यहां पर खड़े। अब लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है, टारगेट्स लॉ क्या कहते हैं, तो वो न्यूट्रल स्टेट्स उतनी देर तक न्यूट्रल रहेंगी जितनी देर तक वो दूसरों को यहां पर सपोर्ट नहीं करते, चाहे वेपन का हो चाहे टेरिटोरियल सपोर्ट हो। तो अब यहां पर जो ईरान कह रहा है कि भाई जो गल्फ स्टेट्स तो क्या कर रहा था यहां पर यूएसए मिलिट्री बेसिस जो है यहां पर है तो उसकी वजह से वो अटैक कर सकता था। अब इसी वजह से जो ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने इसलिए अटैक किया, तो ये बात यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब गल्फ स्टेट्स के ऊपर जो है यहां पर एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है। यहां पर अगर देखा जाए तो कतर के अगर देखा जाए तो ऑयल जितना भी एलएनजी और एलपीजी यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके वो अटैक्स किया गया, यहाँ पर स्ट्राइक्स की यहाँ पर की गई, ठीक है। इसकी वजह से एकदम से प्रेशर यहाँ पर बिल्ड हुआ। उसके बाद है यहाँ पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर की बात करें, देखें एक चीज तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ पड़ा है सऊदी अरेबिया के साथ। अब ईरान के साथ भी नेबर बाउंड्री है 900 किलोमीटर, उसके साथ भी हमारा जो है ताल्लुक है।
तो देखने को मिले तो पाकिस्तान यहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। इस चीज को देखना पड़ेगा, यहाँ पर पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, मैटर करती है। देखिए ईरान जिस तरह यहाँ पर अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक्स कर रहा है बार बार और निशाना बना, तो यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी रिटेलिएट नहीं किया गया, लेकिन यह है कि यूएसए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप रिटेलिएट करें। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भाई हम यूएसए की जो मिलिट्री बेसेस है बेसिकली उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान का यह है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस, अब पाकिस्तान की क्रिटिकल सिचुएशन है। एक तरफ जो है यहाँ पर वो गल्फ स्टेट्स हैं सारे, सऊदी अरेबिया डिफेंस पैकेट है, ईरान को भी है, उसके बाद यूएसए के साथ भी रिलेशंस है, चाइना के साथ भी रिलेशंस है। तो यहाँ पर क्रिटिकल जो है वो पॉइंट है। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा एक ही है कि रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए, डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है हिजबुल्लाह रिसर्जेंस। अगर देखा जाए तो अभी ईरान के साथ जो अभी फाइट कर रहा है, उधर से यूएसए ने इजराइल, और साथ जो दे रहा है वो लेबनान दे रहा है। तो लेबनान और जो है यहाँ पर ईरान दोनों है, और उधर से जो है ईरान जो है इजराइल और यूएसए देखने को मिल रहे हैं। एक्सटेंडेड मिसाइल रेंज एंड रिथर साउथ लेबनानीज ऑपरेशन इन्होंने भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब लेबनान और ईरान यहाँ पर फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल, और उधर से जो है यूएसए इजराइल, तो इनके दरमियान। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में समट डिस्कस की थी, कंसल्टेशन जो फॉरेन मिनिस्टर्स के जितने भी इस्लामिक स्टेट्स है रियाद के अंदर, तो उसका पर्पस एक ही था, एक तो डी एस्केलेशन होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होने चाहिए, कंडेम किया गया। यहाँ पर एक चीज और भी है कि बैलेंसिंग एक्ट की बात की जाए तो जो यूएनओ के अंदर रेजोल्यूशन पास की, तो पाकिस्तान ने दोनों को सपोर्ट किया। यहाँ पर एक तो जो गल्फ स्टेट्स की तरफ से कंडेम किया गया कि ईरान ने अटैक किए, दूसरी तरफ से रशिया ने एक रेजोल्यूशन पेश की कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है, तो पाकिस्तान ने उसको भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट किया। तो दोनों को बैलेंस एक्ट के साथ, कैसा नहीं होना चाहिए कि डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होने चाहिए, ये चीज है। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखिए मामला सारा जो है ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब आपका यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑटोमेटिकली जो है अगर यहाँ पर ना भी क्लोज की जाए तो फिर यहाँ पर सप्लाई तो बंद हो जाएगी। जब यहाँ पर प्रोडक्शन ही बंद होगी है, सारी चीजें बंद होगी है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ना बराबर बंद होने के बराबर ही हो गई ना। लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो अगर देखा जाए कोस्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू बीबीसी CNN, ये भी भाई जो है यहाँ पर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड वगैरह देखने को मिल रहे हैं वॉरशिप जो यूएसए की तरफ से, तो ये भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, जो 33 टू 39 किलोमीटर विड्थ है इसकी नजर। हालांकि यह हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो है अलग भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अगर देखा जाए, अगर थोड़ा मोटा मोटा देख ले चीजों को, तो 20 टू 30% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां से हो रही है, 20 मिलियन बैरल पर डे जो है यहां से इसकी जो है सप्लाई हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो अरेबियन सी के आगे साथ क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अब गल्फ स्टेट अरेबियन सी है, तो पाकिस्तान जितनी भी ट्रेड करता है गल्फ स्टेट्स के साथ किसके जरिए करता है, अरेबियन सी के साथ करता है। तो अरेबियन सी के जरिए ही करता है ना गल्फ स्टेट से। तो अब क्या होता है कि जब आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, ऑलरेडी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंडर प्रेशर है, तो यहां पर पाकिस्तान को ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो ये चीज भी है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अभी एक कह लें मेन क्रिटिकल चौक पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बनता हुआ क्या बन चुका है यहाँ पर कि अब जो है वो कह लें यूएसए की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि भाई एनर्जी के ऊपर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक ना किया जाए, और ये सारी चीजें। तो अब देखें ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि भाई जो है वो कह लें जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वो बोपी के भी मेंबर है, तो इनको मिलकर जो है आपस में जो है वो कोई कंसल्टेशन करनी चाहिए, और फिर जो है यहाँ पर क्या हो सकता है कि डी एस्केलेशन और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। अब 6 नंबर पर है ट्रंप की बात करते हैं। देखें ट्रंप को अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक जो अपोजिशन है उनकी तरफ से जो काफी जो है वो क्रिटिसाइज किया भी जा रहा है। हालांकि ट्रंप कह रहा है कि, और मार्क रूबियो की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो इसलिए जो यहाँ पर वॉर स्टार्ट की गई और इमिनेंट थ्रेट की बात की गई। हालांकि अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस ने क्या कहा कि देयर इज नो इंटेलिजेंस, ये भी कहा गया कि भाई कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान जो अटैक करने वाला था। ये हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स मिलती हैं ग्रीगरी मिक्स जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक वो भी जो है वो उन्होंने भी
स्टेटमेंट दी यहाँ पर कि इमरजेंसी जो है वो यूएसए की तरफ से क्रिएट की गई और ये सामला, हालांकि यूएसए इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं था। ये सारी स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑपोजिशन की तरफ से फिर रेजोल्यूशन भी एक पेश की गई कांग्रेस के अंदर कि वॉर का डिसीजन बेसिकली वो जो है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल नंबर 1, तो वो कांग्रेस डिसाइड करती है कि बेसिकली वॉर करनी है या नहीं करनी। तो वो सारी चीजें फिर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि नवंबर के अंदर जो है यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन के अंदर जो है वो ट्रंप को यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। अपीचमेंट का रिस्क भी हो सकता है क्योंकि देखा जाए जिस तरह यहाँ पर डेमोक्रेट्स यहाँ पर अपोजिशन जितने भी और जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम देखने को मिल सकता है। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था जो हमने यहां पर लिया अभी। अब बात करेंगे ओडीए। ओडीए के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, मार्क कार्नी से ये बेसिकली ओपिनियन आर्टिकल को स्टार्ट किया गया और मार्क कार्नी आपको पता ही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हमें नजर आती है जो ऑलमोस्ट 19 जनवरी से जो 23 जनवरी तक है ना, ये 2026 के अंदर, तो वहां पर जो है मार्क कार्नी की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही स्टेटमेंट आगे चलती जा रही है। जो आप बात की जा रही है ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर जो है आपका एंड होता हुआ नजर आ रहा है या एंड हो चुका है या एंड किया जा रहा है। तो वही चीज यहां पर मार्क कार्नी ने कही थी। मिडिल पावर्स को एम्पावर करने की बात की इन्होंने, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की इन्होंने बात की। फिर इन्होंने जो है मार्क कार्नी ने जो है चाइना का विजिट भी किया। तो एक उसका स्टार्टअप लिया गया कि रप्चर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टार्टअप लिया, लेकिन मेन जो ओपिनियन आर्टिकल है वो ओडीए का है जो हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर ओवरसीज डेवलपमेंट असेसमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स है जो देखने वाले हैं। पाकिस्तान के हेल्थ एक्सपेंडिचर्स कितने हैं इसको भी देखेंगे। फॉरेन जहां अगर देखा जाए तो हमारे पास ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस कितनी मिली है, कितनी कमी आई है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ स्टैट्स हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इरोजन ऑफ द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। सबसे पहले तो क्या हुआ कि ट्रंप ने 2020 के अंदर जो एप्लीकेशन दी कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ कर रहे हैं। फिर जो बाइडेन आ गया, जो बाइडेन ने एप्लीकेशन को वापस लिया और विदड्रॉ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नहीं की। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रंप आ जाता है। ट्रंप ने फिर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो वो क्या क्या विदड्रॉ किया। अभी रिसेंटली हमने एक केस डिस्कस किया था अर्जेंटीना वाला। तो अर्जेंटीना भी क्लोज है यहाँ पर यूएसए के, तो भाई उसने भी यहाँ पर विदड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उनके जो स्टेटमेंट थी जो यहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट थी उनकी स्टेटमेंट थी भाई ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। क्या था? पॉलिटिकल इंटरेस्ट नजर आ रहा था इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसलिए हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, इससे विदड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अर्जेंटीना का प्रीवियसली हमने केस डिस्कस किया था। अब यूएसए जो विड्रॉ किया यहां से, ये कितने यहां पर एड बनती थी 1/5, कितना यहां पर देखा जाए 1/5 जो है एड बनती थी जो यहां पर देता था, लेकिन उसे विड्रॉ कर लिया। अब डिसमेंटलिंग इसने क्या, इसका एक यूएसएड प्रोग्राम जो चल रहा था वो भी इसने यहां पर जो है वो वापस ले लिया, उसको भी जो वजीर खारजा के अंदर जो उसके अंदर जो है वो मर्ज कर दिया। अब मेजर डोनर वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा था, उसके बाद जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ पर यूके है, इन्होंने भी अपनी एड को काम करना शुरू यहाँ पर कर दिया। जिससे हुआ क्या कि यहाँ पर 25% जो अमला था काम करने वाला उसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, 25% तक जो है रिमूव कर दिया गया। तो अब तो ये है कि अगर देखा जाए तो यूएसए तो फुली और जर्मनी और फ्रांस और यूके तो ऑलरेडी है निकल गए, लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय अब ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इंटरनेशनल मीडिया, ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पर जो है डिफेंस सिस्टम के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ह्यूमैनिटेरियन जो है यहाँ पर जो एड थी उससे कमी देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए स्टैगरिंग फाइनेंशियल रिडक्शन की बात करेंगे, टोटल कितनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्लोबल डिक्लाइंड 7.1%, कितने यहां पर कमी हुई है, जो एड दी जाती थी वो कितनी कमी आई, बेसिकली 7.1% 2024 के अंदर फाइनेंशियल जो असिस्टेंस थी उसमें कमी आई। फिर क्या हुआ, 20% वो कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाले 7 से कितना हो सकता है 20% तक जो है ये देखने को मिल सकता है। कमी की बात की जाए, जो असिस्टेंट जो पैसे दिए जाते थे वो नहीं दिए जा रहे, ठीक है, एड नहीं दी जाए। हेल्थ ओडीएस सा एंड इवन स्टिपर 20। अब देखें जो है कह लें कि यहाँ पर 2019 या 2024 जो है इसके दरम्यान अगर देखा 5 ईयर, विद इन 5 ईयर्स में कितना यहाँ पर हमें देखने को मिला 27.7% जो है क्या हुआ यहाँ पर कमी देखने को मिली, और कितने बनते हैं $50.1 बिलियन टू $36.2 बिलियन की हमें कमी देखने को मिली है।
अब देखें, अंदाजा लगाएं कि 27% डिक्रीज हुई है, कमी हुई है 2019 से लेकर 2024 तक। तो ये फाइनेंशियल रिडक्शन जिस तरह हो रही है, तो आपका ओडीए किस तरह काम करेगा, उससे देखा जाए तो 25% जो पर्सनल जो अमला काम करने वाला था उसको भी यहां पर रिड्यूस कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। अब यहां पर देखें, ह्यूमैनिटेरियन टोल की अगर बात करें, अब ये डिसमेंटल जो किया गया, जो यहां पर असिस्टेंस से क्या हुआ कि डिमिनिशन हेल्थ ओडीए इज द फोरकास्ट टू कॉज एन एडिशनल 22.6 मिलियन डेथ जो है यहां पर इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2030। तो कितनी देखने को मिल सकती है यहां पर, कह लें 22.6 मिलियन जो है डेथ देखने को मिले 2030 तक। तो ये भी चीज है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो 5.4 मिलियन तो यहां पर बच्चे ही हैं, इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह जो है ह्यूमैनिटेरियन हमें टोल देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा लॉस हो रहा है। अब बात करेंगे यहां पर पाकिस्तान की, बात करते हैं कॉल फॉर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पाकिस्तान के अगर हेल्थ के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो यहां पर देखने को मिल रहा है 11.06 बिलियन डॉलर। कितने मिल रहे हैं? 11.06 बिलियन डॉलर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर असिस्टेंस की बात की जाए, जो यहां पर एड मिली है, तो वो है यहां पर 5 बिलियन। कितने? यहां पर 5.2 बिलियन है, और ये बेसिकली 2015 से, कितना? 2015 से। अब ये किस फॉर्म में हो सकती है? यहाँ पर एक तो आपकी टीबी हो सकती है, यहाँ पर मलेरिया है, उसके बाद यहाँ पर एड्स है आपकी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पोलियो, ठीक है। तो इन ये जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये कितना बनता है बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर्स का? 1% हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें भी कमी जो है इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है, जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह लें कि डोनर्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, जिस तरह यूएसए ने किया, जर्मनी भी कम कर दिया, यूके ने भी यहाँ पर हेल्प करना वो जो है कम कर दी, फ्रांस ने भी। तो इस तरह जो है इससे जो है वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है। अब डोनर्स जो है वो पाकिस्तान का देखा जाए मल्टीलैटरल एड भी आती है और बाईलैटरल एड भी आती है, जो यहाँ पर हेल्थ के ऊपर जो है वो कह लें कि उसके ऊपर इन्वेस्ट की जाती है। टीबी है, मलेरिया, एड और पोलियो वगैरह हैं। देखें, अब पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके अंदर जो है वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर, और वो भी ऐड करती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब फॉरेन यहाँ पर देते हैं मल्टीलैटरल एड या बाईलैटरल एड आती है, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट उनको निकाल कर ना वहाँ से वो और तरफ खर्च करती है। तो ये बड़ा एक इशू आ रहा है। तो वो इससे होता क्या है कि जो फॉरेन मल्टीलैटरल एड है या बाईलैटरल एड है, उनको डिस्करेजमेंट मिलती है कि ये खुद ही यहाँ पर निकल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर डिस्करेजमेंट है, तो इसको यहाँ पर कम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ की अगर बात की जाए या कैपेसिटी की बात की जाए, तो ये चीज़ भी है। उसके बाद हेल्थ क्वालिटी गैप हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अभी भी मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी इस सारी ओपिनियन आर्टिकल का मतलब यही है कि होना क्या चाहिए कि कब तक आप दूसरों के सहारे यहां पर जिएंगे। कहा यह जा रहा है कि कब तक आप दूसरों के सहारे जिएंगे। हमें खुद जो है इससे जो है वो निपटना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अभी जो दूसरों के ऊपर जो गुजारा था वो जो है नहीं हो सकता, जिस तरह यहाँ पर यूएसए भी विड्रॉ कर रहा है और बाकी कंट्रीज ने भी जो है वो एड देना जो है वो कम कर दिए, उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिली है। तो हम दूसरों के सहारे नहीं जी सकते, खुद ही जो है इसके ऊपर स्टेप्स जो है हमें लेना पड़ेंगे। पॉलिसी मेजर्स जो है इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम फॉरेन जो है वो कह लें कि मल्टीलैटरल एड या बाईलैटरल एड के ऊपर गुजारा करें, ठीक है। अब बात करेंगे पाकिस्तान जो मिजल्स यहाँ पर मिजल्स सिग्निफिकेंट थ्रेट टू यूएसए गबार्ड, तुलसी गबार्ड ने जो बात की है ना, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। देखें, अभी जो है यूएसए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेड 2026 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर पेश किया कि इसके अंदर क्या नाम दिया गया, पाकिस्तान भी शामिल किया गया अमंग्स इवॉल्विंग मिसाइल्स कैपेबिलिटीज कुड पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिकन होमलैंड। तो इसके अंदर कंट्रीज कौन सा, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज को अपनी इन्हांस करते जा रहे हैं डे बाय डे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू तुलसी गबार्ड के वो जो है वो कह लें कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, तो वो कह लें कि
यूएसए के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं आईसीबीएम्स, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि हम डेटरेंस के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है रीजनल लेवल के ऊपर, हम तो इसलिए जो है वो कर रहे हैं। अदरवाइज जो है वो जो यूएसए की बात की जा रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट दी गई थी। इसका नेक्स्ट आर्टिकल वही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेटमेंट दी गई। प्रोजेक्टेड मिसाइल थ्रेट इंक्रीज अगर देखा जाए, तुलसी गबार्ड की तरफ से यहाँ पर कहा गया है, जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने कहा है कि भाई जो पहले कितना था, यहाँ पर 3000 ग्लोबल मिसाइल देखने को मिल रहे हैं, जो अभी जो बढ़ते जाएंगे, कितने यहाँ पर 2035 तक कितने हो सकते हैं, 16,000 कितने हो सकते हैं, 16,000 की बात की जा रही है। और अभी कितने थे यहाँ पर, जो है वो कह लें कि प्रीवियस की बात की जाए 3000, जो कि वो कह रही है कि 2035 तक जो 16,000 तक हो सकते हैं, ये भी है। उसके बाद पाकिस्तान डिफेंसिव पोस्चर की बात कर रहा है, जो यहाँ पर शुजा नवाज जो हमें स्कॉलर नजर आता है वाशिंगटन के अंदर, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को बताया कि बेसिकली जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सोलरली फॉर डेटरिंग इंडिया विद इट्स शाहीन 3 मिसाइल रेंज लेस देन 28 जो है 100 किलोमीटर अगर देखा जाए। देखें, असल्टिंग टू नो इंटेंट टू टारगेट द यूएसए, तो इस तरह का कोई इरादा नहीं है कि किसी को टारगेट किया जाए, बल्कि डेटरेंस के लिए है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया शुजा नवाज की तरफ से, यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि देखें यहां पर अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हमें यहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो दोनों जो है साउथ एशिया के अंदर जो है डेटरेंस अपनी बनाकर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ द यूएसए पॉलिसी एक्सपर्ट्स व्यू दिस। अब इसके अंदर से जो एक माइकल कोगलमैन भी है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है सिंगल आउट नहीं किया गया पाकिस्तान को, बल्कि जितने भी कंट्रीज है दूसरे उनको यहाँ पर ऐड किया गया, जो यहाँ पर कह लें कि रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, तो इनको भी जो है यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ऐड किया गया। तो जो तुलसी गबार्ड की तरफ से कहा गया कि ये जितने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है कि यूएसए को थ्रेट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से डिफेंसिव जो पोस्चर है, शुजा नवाज साहब ने यही कहा है, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी यही कहा है कि भाई डेटरेंस के लिए कोई किसी के लिए जो है थ्रेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर फॉरेन ऑफिस ने जो यहाँ पर जवाब दिया, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूएसए जो इजराइल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो भी देखेंगे कि क्या कहा गया और उसको जो है वो पाकिस्तान ने किस तरह काउंटर किया, इस चीज को भी देखेंगे। फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेटिक काउंटर ऑफेंसिव रिजेक्टिंग टू की इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। क्या क्या यहाँ पर पाकिस्तान ने दोनों जो क्रिटिसिज्म को यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। यूएस इंटेलिजेंस क्लेम्स अबाउट इट्स मिसाइल्स कैपेबिलिटीज, रिमार्क्स बाय इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया, ये चीज है। उसके बाद है यूएसए मिसाइल्स थ्रेट एलिगेशंस की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स यूएसए डीएनआई की, जब हम बात कर रहे थे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की जो तुलसी गबार्ड, असल्शन इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज थ्रेटन यूएसए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को यहाँ पर। आवर स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर डिफेंसिव एम्ड एट सेफगार्डिंग नेशनल सॉवरेनिटी एंड मेंटेनिंग पीस एंड साउथ एशिया। बेसिकली डेटरेंस की बात की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई, प्राइमरीली फॉर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया, तो ये चीज है। उसके बाद है द फॉरेन ऑफिस हाईलाइटेड इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट एक्सीडिंग 12,000 किलोमीटर, कितना 12,000 किलोमीटर से भी बढ़ा चुका है, एज ए सिग्निफिकेंट रीजनल कंसर्न अर्जिंग अ मोर मेजर्स डायलॉग फॉर स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव। उसके बाद है रॉक स्टेट, बेसिकली किसने बोला, कैरेक्टराइजेशन देखने को मिली है, कह लें कि इजराइल का जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने यहां पर कहा है। लेकिन फॉरेन ऑफिस फॉर्मली रिबफ्ड इजरायली एम्बेसडर रिवान अजार बेसलेस कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। इस जो क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर उल्टा यहाँ पर क्या कहा है, जो रॉक स्टेट बोला, तो अजर कमेंट्स लिंक्ड टू द पोटेंशियल सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट को सामने रखते हुए उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर काउंटर करते हुए क्या कहा है, इजराइल ऑन अग्रेशन और रॉग कंडक्ट एविडेंट एंड इलीगल ऑक्यूपेशन द ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गजा and leadership indictment in international courts, responsible states uphold international law and rather than deflect from it।
तो पाकिस्तान की तरफ से यही जवाब दिया गया है। दोनों अगर देखा जाए तो दोनों इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर बात की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काउंटर किया गया कि एक तो डेटरेंस के लिए है, दूसरा सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तीसरा यह है कि साउथ एशिया के अंदर पीस बना रहे, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी है, सिक्योरिटी एंड पीस, तो ये भी चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया इजराइल की तरफ से एम्बेसडर, तो उसको भी जो है इस कमेंट्स को भी यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए कहा है कि अग्रेशन और रॉग कंडक्ट जो है वो इजराइल खुद ब खुद है, जो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जितने भी क्राइसिस की वजह भी हैं। तो ये फॉरेन ऑफिस की जो तरफ से स्टेटमेंट इंपोर्टेंट थी, इनको आप लाजमी नोट डाउन करिएगा। अब बात करेंगे कि जर्मनी की तरफ से जो है यहाँ पर यूरोप की तरफ से क्या स्टांस है, इस चीज को देखते हैं। वुड हैव एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉर ऑन ईरान सेज मर्स, यहाँ पर इस चीज को देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास। जर्मनी कॉशंस क्या करेगा, चांसलर मर्स अलाइन विद हिज गोल ऑफ containing Iran's threat but criticize USA and Israel for lack of convincing plan। तो यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज जो हमें यहाँ पर चांसलर नजर आते हैं जर्मनी के, उन्होंने कहा कि कोई कन्विंसिंग प्लान जो है यूएसए के पास ना इजराइल के पास है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जर्मनी वुड एडवाइज्ड अगेंस्ट द करंट अप्रोच एंड विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नो डाउट। अब वो कहता है कि मैं खड़ा भी हूं साथ में और नहीं भी हूं साथ, जर्मनी की तरफ से यह कहा जा रहा है। उसके बाद है अर्जेस अ स्विफ्ट एंड टू प्रिवेंट वाइडर एस्केलेशन ईरान डिसइंटीग्रेशन साइटिंग रिस्क टू यूरोपियन सिक्योरिटी एनर्जी सप्लाई पोटेंशियल। अब यहां पर देखें कि यूरोप के भी इंटरेस्ट है। अब अगर ईरान के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जिस तरह यहां पर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो ईरान को भी देखें, एकदम से जब यहां पर अटैक्स हुए हैं, जिस तरह सुएज कनाल को 8 साल तक बंद रखा गया था, अरब और इजराइल की वॉर हुई थी तब। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर यहां पर होता तो यूरोप के एकदम से 50% जो है वो गैस की प्राइसेस हमें बढ़ती हुई नजर आई। तो इससे सबसे, क्योंकि दूसरी तरफ जो उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, रशिया के ऊपर। तो रशिया जो है ऑलरेडी उन्होंने क्या क्या सैंक्शंस लगा दिए, यूएसए ने भी लगा दिया, यूरोप ने भी लगा दिए। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर रशिया के ऊपर जो है वो कह लेकर सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन लगा दिए तो यूरोप क्या करता था, उधर से अपने सारी जो है वो कह लेकर जितने भी एनर्जी वहां से जो है वो इंपोर्ट करता था, जितना भी ऑयल एंड गैस वगैरह ये सारे, लेकिन उसके ऊपर तो सैंक्शन लगा दिए। तो अब ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। एक तो कहता है कि फ्रेडरिक मिर्स जो कहते हैं एक तरफ तो हम साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ जो कहते हैं हम साथ नहीं भी है। लेकिन इनके एक स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जो वॉर स्टार्ट की गई ईरान के खिलाफ, वो हमसे जो है इन्होंने बातचीत नहीं की, हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। और ये फ्रेडरिक मर्स के आप अगर सिक्योरिटी म्यूनिख कॉन्फ्रेंस अगर सुने, वो मैंने कवर किया हुआ लेक्चर, तो वो पता है क्या कहा जाता है, वो कहता है कि वहां पर जो है वो कह लेके यूएसए जो है जिस तरह ग्लोबल राइवलरीज बढ़ती जा रही है, यूएसए अकेला इनको फेस नहीं कर सकता। ये चीज भी कही गई है फ्रेडरिक मर्स की तरफ से। तो ये भी है। उसके बाद स्वीडन सिक्योरिटी कंसर्न की बात की जाए, स्वीडिश को ऑलरेडी यहाँ पर डर लगा हुआ कि हेड चार्लियड वॉन अनसीन notes increase the threats to US and Israel interest due to Middle East conflict. Iranian regime's behaviors is now considered the more difficult to predict, raising the likelihood of the attacks on targets in Sweden. तो अब इनको डर है कि एक तरफ से अगर यहाँ पर ईरान के साथ भी वॉर, तो यूरोप बीच में जो है, अब एक तरफ जो है यूएसए इधर लड़ रहा है, तो रशिया ऊपर से जो है इनके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इनको अपना डर पड़ गया है कि यहाँ पर अगर ईरान के अंदर वॉर रहती है जाती है, तो ये जिस तरह एनर्जी यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शंस वगैरह एलएनजी, एलपीजी गैस और ऑयल की यहाँ पर सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी अगर देखा जाए भाई, यूएसए के पास तो ऑलरेडी वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल है, उनके पास तो ऑयल वगैरह है, वो तो ऑलरेडी 96 जो है वो डॉलर पर बैरल जो है वो दे रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्राइसेस जो है ओमान वगैरह और यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो 120 तक भी, 130 तक और 150 तक जो जाती हुई भी नजर आई। तो अब स्वीडन और यहाँ पर जर्मनी की तरफ से ये है, जर्मनी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेडरिक मिर्स की जो है हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की, और वोकैब को हम 1 by 1 जो है लाजमी डिस्कस करते हैं विद मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ। वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मींस क्या होता है, मेड कंप्लीटली लेवल और क्रश्ड, रेड्यूस्ड इन हाइट और इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं फ्लैक्चुएशन, तो फ्लैटेंड किसको बोला जाता है, बिल्कुल इस तरह हमवार कर देना, बराबर कर देने को बोला जाता है।
कुचल देना, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम लेवल कर देना या आपका क्रस्ट, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम रेज्ड या एलिवेटेड आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, विंडिकेट। विंडिकेट मीन्स क्या होता है, टू प्रूव राइट, जस्टिफाई और क्लियर फ्रॉम ब्लेम, ठीक है। अपने आप को सही साबित करना, बिल्कुल क्या करना, इल्जाम से बरी साबित करना, अपने आप को जस्टिफाई करना, ठीक है, कि ये मैंने जो है वो काम नहीं किया, कोई भी बुरा काम है। तो सिनोनिम्स क्या बनेगा इसका, जस्टिफाई करना अपने आप को, ठीक है। एक्सोनरेट मीन्स कोई भी अगर कोई ब्लेम लगा है, कोई इल्जाम लग गया है, तो उससे क्या करना, अपने आप को बरी साबित करना, अपने आप को सही साबित करना, ठीक है। एंटोनिम क्या बनेगा, एक्यूज या कंडेम्ड, ये इजी भी है, आपको पहले भी पता है वर्ड। डिसीडेंट, डिसीडेंट मीन्स क्या था, पर्सन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बागी को बोला जाता है, जो पॉलिसीज की मुखालफत करता है, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, रेबल या प्रोटेस्टर बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, स्पोर्टर या कन्फर्मिस्ट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, रबल। रबल मींस क्या था, ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन और ब्रिक्स और डेब्रिस। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो खंडरात को बोल सकते हैं या मलबे को आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका, डेब्रिस या रैकेज आप बोल सकते हैं, ठीक है, खंडरात को। तो उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम स्ट्रक्चर्ड, बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपार्थाइड। अपार्थाइड मींस क्या होता है, सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ली फर्क की बुनियाद के ऊपर जो बना होता है निज़ाम, उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन, अलैदगी की बुनियाद पर जो बना होता है या फर्क की बुनियाद पर जो देखने को मिलता है। तो उल्टा क्या बनेगा, एकदम से इक्वालिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्ट्रेडल। स्ट्रेडल मीन्स क्या होता है, टू एक्सटेंड अक्रॉस और बी स्प्रेड ओवर टू एरियाज, ठीक है। इस तरह जो है दोनों एरिया तक क्या होता है, फैल जाना, ठीक है, दोनों इलाकों तक, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, स्पैन और ब्रिज बोल सकते हैं, या नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं इसको, यहां पर अवॉइड या बाईपास आपको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटर मींस क्या होता है, बेसिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और वाइप्ड आउट, ठीक है, एकदम से तबाह बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, एलिमिनेट कर देना। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम डिस्ट्रॉयड या इनहाइलेटेड आप इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट मीनिंग क्रिएटेड या प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन मींस क्या होता है, रिमूवल ऑफ द हेड, ठीक है, सर कलम कर देना। लेकिन इसका फिगरेटिवली अगर मीनिंग देखा जाए, ऑल्सो रिमूवल ऑफ द लीडरशिप मीन्स क्यादत को यहाँ पर जो है वो खत्म कर देना, उसको रिमूव कर देना, ठीक है, पोजीशन से। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा इसका, बी हेडिंग या आप एलिमिनेशन आप इसको कह सकते हैं। तो ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, अनइक्वेकली का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इन अ क्लियर और अनएम्बिगुअस वे, ठीक है, बिल्कुल वाजे तौर पर क्लियर हो, जो है ना। तो उल्टा सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, क्लियरली या डेफिनेटली। और उल्टा मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, एम्बिगुअसली आप कह सकते हैं या अनसर्टेनली आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल गैर यकीनी, जो गैर वाजे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी मींस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एन अदर आइडेंटिकल आइटम्स, ठीक है। क्या होता है, चीजों के तबादले को बोला जाता है, जिसको इजीली जो है रिप्लेस किया जा सकता है, उसको बोला जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी आप बोल सकते हैं, आप रिप्लेसिबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, यूनिकनेस, जिसको बिल्कुल भी तब्दील ना किया जा सकता हो, इररिप्लेसिबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, मिनिशन। मिनिशन मींस क्या होता है, मिलिट्री वेपन्स, एमिनेशंस भी आप बोल सकते हैं, इक्विपमेंट, बेसिकली बोला जाता है गोला बारूद को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, आर्म्स या एम्यूनिशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, गोला बारूद जो होता है। तो उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, ऑपोजिट, डिसआर्मामेंट या पीस टूल्स आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रप्चर। रप्चर मींस क्या होता है, अ ब्रेक, टेयर, डिसरप्शन इन रिलेशंस और स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल कह के आपका ताल्लुकात में जो तोड़ फोड़ होती है या स्ट्रक्चर्स की तोड़ फोड़ होती है, उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सिमिलर मीनिंग सिनोनिम हमारे पास, ब्रेक कर देना, टूट फूट करना या फ्रैक्चर कर जाना, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, रिपेयर करना या हीलिंग करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, होवर्ड। होवर्ड मींस क्या होता है, रिमेन्ड, सस्पेंडेड और लिंगर्ड इन वन प्लेस, बेसिकली जो है ना सर के ऊपर मंडलाते रहने को बोला जाता है, ठीक है। तो लिंगर्ड या फ्लॉटेड। और उल्टा क्या बनेगा, डिपार्टेड या रिमूव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास, डिफ्लेक्टिंग मींस क्या होता है, काजिंग समथिंग टू चेंज डायरेक्शन और डाइवर्टिंग अटेंशन, ठीक है, तवज्जो को एकदम से क्या करना, डाइवर्ट कर देना या अपना रास्ता चेंज कर लेना को भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेना, ठीक है, सिमत को। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, डाइवर्टेड या रीडायरेक्टिंग आप बोल सकते हैं। ऑपोजिट मीनिंग फोकसिंग और कन्फ्रंटिंग, ठीक है।
तो बिल्कुल फोकसिंग हो जाता है, उल्टा मीनिंग इसका। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट किया आता है फॉर्मल चार्ज आर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। आप फर्द जुर्म इसको बोल सकते हैं, इल्ज़ाम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक्यूजिशन या चार्ज इसका सिमिलर मीनिंग है। ऑपोजिट मीनिंग क्या, एक्यूटर या प्रेस, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रोग। रोग मीन्स क्या होता है, डिसऑनेस्ट या अनप्रिंसिपल्ड पर्सन या स्टेट को बोला जाता है, बागी को बोला जाता है। बागी कोई शख्स है, कोई बागी स्टेट है तो उसको बोला जाता है। सिमिलर मीनिंग क्या है, क्रिमिनल या आउटला, जो बिल्कुल कानून से बाहर हो। तो उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, ऑपोजिट, लॉफुल या ऑनेस्ट को बोला जाता है। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।